अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं केमिस्ट्री का जो अभी रिसेंटली इंस्ट्रक्टर एंड लेक्चरर का टेस्ट कंडक्ट किया था एसपीएससी ने 10 जुलाई को। तो उसको हम डिस्कस करेंगे आज। हमारा जो मेन फोकस आज के वीडियो में होगा वो होगा केमिस्ट्री पे। केमिस्ट्री का जो 60% टोटल इस पेपर में सब्जेक्ट था और 40% आपका उसमें से 20% इंग्लिश एंड 20% जनरल नॉलेज। तो वो जो 20 क्वेश्चन थे जनरल नॉलेज इन इंग्लिश के, वो मैं शॉर्ट्स में अपलोड कर चुकी हूँ, आप वहाँ देख सकते हैं। आज का हमारा जो फोकस है वो पूरा फोकस हमारा जो होगा वो होगा केमिस्ट्री सब्जेक्ट पे। ना वन बाय वन डिस्कस करेंगे हम डिफरेंट क्वेश्चंस को। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है सल्फ्यू H2S2O7। H2S2O7 किसका फार्मूला है? तो हमें पता है कि H2S2O7 जिसको पायरोसल्फ्यूरिक एसिड भी कहा जाता है या क्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड कहा जाता है, ये मिक्सचर है सल्फ्यूरिक एसिड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड का। और इसको जो कॉमन नेम दिया गया है वो दिया गया है ओलियम। तो इसका करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे हमारे पास होगा बी। H2S2O7 is the formula of oleum। देन आ जाते हैं हम नेक्स्ट केमिस्ट्री के क्वेश्चन पे, वो है क्वेश्चन नंबर 3। द अजाइड आयन इज आइसोइलेक्ट्रॉनिक विथ विच ऑफ द फॉलोइंग। अब यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक है, यहाँ पे अजाइड आयन जो है वो बेसिकली जो अजाइड आयन होता है वो N3 के ऊपर एक नेगेटिव चार्ज होती है। यहाँ पे नेगेटिव चार्ज नहीं दी हुई, टाइपिंग एरर है। तो यहाँ पे पूछा गया है कि जो अजाइड आयन है ये नीचे दिए गए ऑप्शंस में से किसके साथ आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। अब आइसो इलेक्ट्रॉनिक का मकसद आपको पता होगा कि ऐसी स्पीशीज जिनके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम हो। तो हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे? हम सबके देखेंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, जिनके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अजाइड आयन के नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स से मैच करेंगे, हम कहेंगे कि ये इसके साथ आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। तो अगर हम फर्स्ट ऑप्शन NO2 को देखें तो NO2 में हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे? नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर है 7। तो नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स होंगे 7 प्लस ऑक्सीजन के होंगे 8 इंटू 2 16। ओके, ये हो जाएंगे 23 इलेक्ट्रॉन्स। देन सेकंड ऑप्शन हमारे पास है SO2 के अगर हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स देखें तो सल्फर हो जाएगा 14 एंड ऑक्सीजन के क्योंकि 2 हैं तो ये हो जाएंगे 16 एंड हमारे टोटल इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे हो जाएंगे 30 इलेक्ट्रॉन्स। देन ऑप्शन सी हम देखें CO2। तो CO2 में कार्बन का एटॉमिक नंबर है 6, कार्बन के नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे 6 एंड ऑक्सीजन के हो जाएंगे 16, तो ये हो जाएगा 22 इलेक्ट्रॉन्स। एंड ऑप्शन डी अगर हम देखें तो ये रिपीटेशन है सेम ऑप्शन ए वाली, तो ये भी पेपर में एक किस्म की मिस्टेक है। लेकिन अगर हम अजाइड आयन को देखते हैं तो अजाइड आयन के नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे? एक नाइट्रोजन एटम के नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे 7, तो 7 प्लस 7 प्लस 7 ये हो जाएंगे 21। और इसके ऊपर एक नेगेटिव चार्ज है, इट मीन इसने एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा किसी से लिया हुआ है। तो 21 में हम 1 ऐड करेंगे तो हमारे पास अजाइड आयन के टोटल इलेक्ट्रॉन कितने आ जाएंगे? 22 इलेक्ट्रॉन्स। तो अगर हम देखें तो अजाइड आयन के साथ आइसो इलेक्ट्रॉनिक कौन है? CO2। CO2 के भी इलेक्ट्रॉन्स 22 हैं एंड अजाइड आयन के भी इलेक्ट्रॉन्स 22 हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा CO2। सो फर्स्ट का हमारा जो करेक्ट ऑप्शन था वो था बी। देन थर्ड का हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा CO2 सी। देन नेक्स्ट हमारे पास जो हमारा सब्जेक्ट का क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 6। अब यहाँ पे हम देखें तो हमें एक रिएक्शन दिया हुआ है। ये रिएक्शन 2 स्टेप्स में किया गया है। एक स्टेप का जो रेट कांस्टेंट है वो K1 और दूसरे स्टेप का K2। और यहाँ पे कहा गया है कि ये जो रिएक्शन किया गया है इसका जो रेट लॉ है वो क्या है? वो ये है। रेट लॉ यहाँ पे कौन सा दिया हुआ है? यहाँ पे दिया हुआ है K1 इज इक्वल्स टू NO2 स्क्वायर ब्रैकेट एंड पावर 2। तो हमसे बेसिकली ये पूछा जा रहा है कि हमारे पास ये रिएक्शन है जो कि 2 स्टेप्स में किया गया है।
इस रिएक्शन का रेट लॉ ये है, रेट लॉ बताया गया है। अब हमें बताना है कि इन ऑप्शंस में से करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी होगी। तो पहली तो बात हमें ये यहाँ पे समझनी होगी कि रेट लॉ हमेशा हम उस रिएक्शन का लिखते हैं जो स्लो होता है। आपको पता होगा कि स्लो रिएक्शंस जो हैं वो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप्स होते हैं। अगर तो हमारे पास किसी रिएक्शन का मैकेनिज्म दिया हुआ है, एक रिएक्शन स्लो है, दूसरा स्टेप फास्ट है, तो हम रेट लॉ उस रिएक्शन का लिखेंगे, उस स्टेप का लिखेंगे जो कि स्लो होगा। ओके, तो बेसिकली यहाँ पे अगर हमें बताया गया है कि रेट लॉ ये है, इट मीन्स ये स्लो रिएक्शन का बताया गया है, तो K1 क्या हो जाएगा, हमारे पास स्लो रिएक्शन हो जाएगा, क्योंकि रेट लॉ हमें इसका दिया गया है। ठीक है, अब अगर हम वन बाय वन ऑप्शंस को देखें तो कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट होगा। ए में कहा जा रहा है कि K1 एंड K2 आर स्लो रिएक्शंस, तो ये हमारे पास गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमारे पास जो K1 है वो स्लो है और K2 जो है हमारे पास वो फास्ट रिएक्शन है, तो पहली स्टेटमेंट गलत हो जाएगी। ऑप्शन बी देखें तो ये कह रहा है कि K1 इज फास्ट एंड K2 इज स्लो रिएक्शन, तो नो, दिस इज आल्सो रॉन्ग, क्योंकि K1 हमारा स्लो है और K2 जो है वो फास्ट है। तो सी में कहा गया है कि K1 इज स्लो एंड K2 इज फास्ट, तो करेक्ट ऑप्शन हमारा यहाँ पे होगा सी। डी में देखें तो वो कह रहा है कि K2 इज स्लो एंड K2 इज फास्ट, तो ये भी गलत है। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो होगा सी, K1 is slow and K2 is fast reaction. देन नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें हमारे सब्जेक्ट का, तो वो हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 10। मिथाइल अल्कोहल ऑन ऑक्सीडेशन विथ एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट गिव्स। अब यहाँ पे हमसे ये पूछा जा रहा है कि मिथाइल अल्कोहल की जब हम ऑक्सीडेशन करवाएंगे, मिथाइल अल्कोहल CH3OH की जब हम ऑक्सीडेशन करवाएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट, तो हमारे पास प्रोडक्ट कौन सी होगी। तो मिथाइल अल्कोहल क्या है, प्राइमरी अल्कोहल है। हमें पता है कि जो प्राइमरी अल्कोहल है, प्राइमरी अल्कोहल जब ऑक्सीडाइज होते हैं तो वो पहले बनाते हैं अल्डिहाइड, फाइनल प्रोडक्ट बनाते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। तो प्राइमरी अल्कोहल की हम जब भी ऑक्सीडेशन करवाएंगे तो पहले वो क्या बनाएंगे, अल्डिहाइड, देन फाइनल प्रोडक्ट वो बनाएंगे कार्बोक्सिलिक एसिड। और सेकेंडरी अल्कोहल की अगर हम ऑक्सीडेशन करवाएंगे तो वो पहले बनाएंगे कीटोन, देन वो फाइनल प्रोडक्ट जो बनाएंगे कार्बोक्सिलिक एसिड। और टर्शियरी अल्कोहल आपको पता है कि वो ऑक्सीडेशन में पार्ट नहीं लेता। तो प्राइमरी अल्कोहल हो या सेकेंडरी अल्कोहल हो, जब भी इनकी ऑक्सीडेशन होगी तो वो बनाएंगे कार्बोक्सिलिक एसिड एज अ फाइनल प्रोडक्ट। अब यहाँ पे मिथाइल अल्कोहल का पूछा जा रहा है। मिथाइल अल्कोहल की जब ऑक्सीडेशन होगी तो वो क्या बनाएगा, तो पहली बात तो ये कि मिथाइल अल्कोहल प्राइमरी अल्कोहल है, तो वो कौन सी प्रोडक्ट बनाएगा, या तो बनाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड या तो बनाएगा एल्डिहाइड। ठीक है, अब मिथाइल अल्कोहल CH3OH, इसकी जब ऑक्सीडेशन होगी तो पहले ये किस में कन्वर्ट होगा, पहले ये कन्वर्ट होगा फॉर्मल्डिहाइड में, HCHO। देन इसकी हम फर्दर ऑक्सीडेशन करवाएंगे तो फाइनल प्रोडक्ट कौन सी बनेगी, HCOOH, फॉर्मिक एसिड। तो अब यहाँ पे ऑप्शंस में या तो आपके पास होना चाहिए फॉर्मल्डिहाइड या होना चाहिए फॉर्मिक एसिड, क्योंकि यहाँ पे हमसे ये नहीं पूछा गया कि मिथाइल अल्कोहल फाइनल प्रोडक्ट कौन सी देगा। बस यहाँ पे सिंपल हमसे पूछा गया है कि मिथाइल अल्कोहल की जब हम ऑक्सीडेशन करवाएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट, तो वो क्या देगा, तो वो हमें क्या चीज बना कर देगा, फॉर्मिक एसिड, HCOOH। यहाँ पे एल्डिहाइड वाला ऑप्शन भी है लेकिन वो फॉर्मल्डिहाइड नहीं है, वो एसिटाल्डिहाइड है। मिथाइल अल्कोहल हमेशा क्या बनाएगा, फॉर्मल्डिहाइड और फॉर्मिक एसिड। तो यहाँ पे हमारे पास करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो होगा सी, फॉर्मिक एसिड। ओके, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। Okay, so question number 11 says, calculate calcium concentration, calcium का atomic mass दिया हुआ है, if
0.4 gram calcium carbonate is dissolved in 100 ml of water. अब यहाँ पे बेसिकली आपको एक प्रॉब्लम दिया गया है जो कि कैलकुलेट करना है, तो उसके लिए मुझे एक ब्लैंक पेज चाहिए होगा. ओके, सो नाउ लेट्स हैव अ लुक. कैल्शियम की कंसंट्रेशन हमें फाइंड आउट करनी है, लेकिन पीपीएम में, क्योंकि ऑप्शन सारे हमारे पास किस में दिए गए हैं, पीपीएम में. अब यहाँ पे हमें क्या चीज गिवन है, हमें मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट गिवन है. हमें ये कहा गया है कि 0.4 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट को डिसॉल्व किया गया है किसमें, 100 ml वाटर में. ठीक है, अब 0.4 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट को 100 ml वाटर में डिसॉल्व किया गया है. हमें क्या बताना है कि इस पूरे सॉल्यूशन में कैल्शियम की कंसंट्रेशन क्या होगी, लेकिन कैल्शियम की कंसंट्रेशन भी किसमें, पीपीएम में कितनी होगी. तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि हमने जो 0.4 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट पानी में डिसॉल्व किया है उसमें कैल्शियम के कितने ग्राम्स हैं, तो वो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे. सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि कैल्शियम कार्बोनेट का जो मॉलिक्यूलर मास जो क्वेश्चन में भी गिवन है 100 ग्राम. कैल्शियम कार्बोनेट का टोटल मॉलिक्यूलर मास 100 ग्राम. तो 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट में कैल्शियम का कितना मास होगा, 40 ग्राम्स, क्योंकि ये कैल्शियम का एटॉमिक मास है. ओके, 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट में 40 ग्राम कैल्शियम प्रेजेंट होता है. हमें ये देखना है कि 0.4 ग्राम में कितने ग्राम्स कैल्शियम है. तो हम क्या करेंगे, 0.4 ग्राम में क्या हो जाएगा, 40 को हम डिवाइड करेंगे 100 से, मल्टीप्लाई करेंगे हम इसको 0.4 से. तो हमारे पास यहाँ पे जो आंसर आएगा वो आएगा 0.16 ग्राम्स. अब यहाँ पे 0.4 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट में हमारे पास कैल्शियम की कितनी अमाउंट है, 0.16 ग्राम. अब हमें कैल्शियम की कंसंट्रेशन बतानी है पीपीएम में. पीपीएम का फार्मूला हमें जो पता है कि वो होता है मिलीग्राम पर लीटर. अब करेंगे क्या हम कि इस ग्राम्स को हम मिलीग्राम में कन्वर्ट करेंगे, और जिस सॉल्वेंट में हमने डिसॉल्व किया है 100 ml वाटर, इसको हम लीटर में कन्वर्ट करेंगे, फिर दोनों को हम डिवाइड करेंगे, हमें आंसर मिल जाएगा. अब 0.16 ग्राम कितने मिलीग्राम्स के बराबर होगा, अगर हम 0.16 को 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिल जाएगा मिलीग्राम. तो हमारे पास मिलीग्राम आ गया 160, और 100 ml वाटर कितने लीटर के बराबर हो जाएगा, 100 को सिंपली हम डिवाइड करेंगे 1000 से, हमें मिल जाएगा 0.1 लीटर. अब 0.16 मिलीग्राम डिवाइडेड बाय 0.1 लीटर, आंसर आएगा 1600 और यूनिट क्या होगा, मिलीग्राम पर लीटर. तो मिलीग्राम पर लीटर की जगह हम क्या लिखेंगे, 1600 ppm. क्योंकि जगह मेरे पास कम है, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा. तो बेसिकली इस क्वेश्चन में पूछा हमसे यही गया है कि हमने 0.4 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट को डिसॉल्व किया है 100 ml वाटर में. अब हमें कैल्शियम की कंसंट्रेशन बतानी है पीपीएम में. तो सबसे पहले हम देखेंगे कि ओवरऑल कैल्शियम कार्बोनेट के अंदर कैल्शियम की अमाउंट कितनी है ग्राम्स में. देन हम ये देखेंगे कि हमने जितना 0.4 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट लिया है उसमें कैल्शियम की कितनी अमाउंट है. तो 0.4 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट में कैल्शियम की अमाउंट कितनी है, 0.16 ग्राम. इसको कन्वर्ट करेंगे मिलीग्राम में, और जो हमें वॉल्यूम दिया गया उसको कन्वर्ट करेंगे लीटर में. पीपीएम का फार्मूला अप्लाई करेंगे मिलीग्राम पर लीटर, और आंसर हमारे पास आएगा 1600 ppm. तो हमारे पास इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, 1600 ppm ए. तो क्वेश्चन नंबर 11 का करेक्ट ऑप्शन होगा ए, 1600 ppm. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13. व्हाइट फ्यूम्स आर फॉर्म्ड व्हेन. यहाँ पे ये पूछा जा रहा है कि व्हाइट फ्यूम्स कब बनेंगे. ऑप्शन ए कह रहा है कि वाटर बॉयल्स, जब वाटर बॉयल होता है तो व्हाइट फ्यूम्स तो नहीं बनते. बी है सिल्वर आयन रिएक्ट्स विथ हैलाइड्स
तो जब सिल्वर आयन हैलाइड्स के साथ रिएक्ट करते हैं तो व्हाइट कलर के प्रेसिपिटेट्स बनते हैं, फ्यूम्स नहीं बनते। सी है अमोनिया रिएक्ट्स विथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो जब अमोनिया और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का रिएक्शन होता है आपस में, तो जो प्रोडक्ट बनती है अमोनियम क्लोराइड, इसके बेसिकली व्हाइट फ्यूम्स प्रोड्यूस होते हैं। अमोनिया वीक बेस है, हाइड्रोक्लोराइड स्ट्रॉन्ग एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो इन दोनों के रिएक्शन में हमारे पास जो सॉल्ट बनेगा वो बनेगा अमोनियम क्लोराइड, और इसी के व्हाइट फ्यूम्स बनते हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? सी। व्हाइट फ्यूम्स आर फॉर्म्ड व्हेन अमोनिया रिएक्ट्स विथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 16, प्रोडक्ट ऑफ अल्फा डीके ऑफ बेरिलियम। अब बेसिकली यहाँ पे हमसे पूछा गया है कि अगर तो हम बेरिलियम का अल्फा डीके प्रोसेस करवाते हैं तो प्रोडक्ट हमारे पास कौन सी होगी। अब अल्फा डीके जो प्रोसेस होता है, इसमें होता क्या है, इसमें जो अनस्टेबल जो न्यूक्लियाई होता है वो अल्फा पार्टिकल को रिलीज करता है। अब अल्फा पार्टिकल क्या है? बेसिकली वो हीलियम न्यूक्लियस है, ठीक, He2 4। तो यहाँ बेसिकली एटॉमिक नंबर है, ऊपर मास नंबर है। तो अब यहाँ पे पूछा गया है कि बेरिलियम जिसका एटॉमिक नंबर है 4 एंड मास नंबर है 7, इसका अगर हम अल्फा डीके करवाएंगे तो प्रोडक्ट कौन सी आएगी। अब इसका जब अल्फा डीके होगा तो क्या होगा, इसमें से अल्फा पार्टिकल रिलीज होगा। अल्फा पार्टिकल रिलीज होगा मीन्स इसमें से क्या चीज निकलेगी? हीलियम न्यूक्लिया यहाँ से रिलीज होगा, ठीक है। अब यहाँ पे जो भी प्रोडक्ट पीछे बची, तो यहाँ पे 4 में से 2 माइनस होगा, क्योंकि यहाँ से जो चीज निकल गई उसका एटॉमिक नंबर 2 था, और इसमें से आप 4 को माइनस करोगे क्योंकि जो चीज निकली है उसका मास नंबर 4 था। तो यहाँ पे अगर हम 4 में से 2 को माइनस करेंगे, यहाँ हमारे पास बचेगा 2, और ऊपर 7 में से 4 को माइनस करेंगे, हमारे पास बचेगा 3। तो 2 ये चीज क्या शो कर रहा है? एटॉमिक नंबर। तो वो एलिमेंट जिसका एटॉमिक नंबर 2 होगा उसको हम यहाँ पे रखेंगे, तो वो क्या होगा? हीलियम। हमें पता है कि हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 होता है। तो बेसिकली यहाँ पे ये जो हमें दिया गया है एटम, इसकी जब हम अल्फा डीके करवाएंगे तो इसमें से एक तो अल्फा न्यूक्लियस निकल जाएगा, इमिट आउट हो जाएगा। पीछे जो चीज बची वो हीलियम का डॉटर न्यूक्लिया बचेगा, और उसका फार्मूला क्या होगा? He with 2 नीचे और 3 ऊपर, मीन्स 2 इसका एटॉमिक नंबर होगा, 3 इसका मास होगा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा बी। ओके, देन so the next question is question number 17. According to Le Chatelier's principle, adding heat to a solid and liquid in equilibrium will cause। अब यहाँ पे बेसिकली ये कहा गया है कि सॉलिड एंड लिक्विड इक्विलिब्रियम में, कोई भी चीज है जो सॉलिड में है और कोई भी चीज है जो लिक्विड में है, दोनों इक्विलिब्रियम में है। हम वाटर और आइस भी कंसिडर कर सकते हैं। अब ये सिस्टम हमारे पास इक्विलिब्रियम में है। अब यहाँ पे हम कोई भी चेंज करेंगे तो इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू ली शटलर्स प्रिंसिपल, अगर हम इस सिस्टम की हीट इंक्रीज कर दें तो क्या होगा? अब हमें पता है कि हीट इंक्रीज करने से क्या होगा, सॉलिड जो है वो लिक्विड में मेल्ट होगा। तो बेसिकली सॉलिड हमारे पास जो है, सॉलिड और लिक्विड इक्विलिब्रियम में है। हम क्या कर रहे हैं, इस इक्विलिब्रियम सिस्टम में हीट को इंक्रीज कर रहे हैं। तो हीट इंक्रीज करने से क्या होगा, सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होना स्टार्ट होगा, और रिएक्शन हमारा फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करना शुरू करेगा, ठीक है। और होगा क्या, आहिस्ता आहिस्ता जो हमारे पास सॉलिड होगा उसकी अमाउंट कम होती जाएगी और लिक्विड की अमाउंट बढ़ती जाएगी। तो यहाँ पे बेसिकली यही पूछा जा रहा है कि अकॉर्डिंग टू ली शटलियर्स प्रिंसिपल, adding heat to a solid and liquid equilibrium will cause A. amount of solid to decrease, B. amount of liquid to decrease, C. temperature to fall, D. temperature to rise। तो C एंड D में टेम्परेचर से रिलेटेड तो कोई भी चीज नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पे बेसिकली फेज चेंज हो रहा है, सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्जन हो रही है। तो
सॉलिड से लिक्विड की तरफ कन्वर्जन हो रही है तो सॉलिड की अमाउंट डिक्रीज हो रही है, लिक्विड की अमाउंट इंक्रीज हो रही है। तो यहाँ पे हमारे पास करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ए, अमाउंट ऑफ सॉलिड डिक्रीज। देन 18 question is about flame test. Which compound does not give a red color in flame test? अब यहाँ पे हमें डिफरेंट मेटल हेलाइड्स दिए हुए हैं, मेटल कार्बोनेट्स दिए गए हैं और इसमें से ये पूछा गया है कि कौन सा कंपाउंड है जो रेड कलर नहीं देगा। फ्लेम टेस्ट अगर हम उसका करेंगे तो वो रेड कलर नहीं देगा, तो वो कौन सा कंपाउंड होगा? वो होगा सोडियम आयोडाइड का, क्योंकि सोडियम जो है वो येलो कलर देता है फ्लेम टेस्ट में, बाकी कैल्शियम, लिथियम एंड स्ट्रोंशियम रेड कलर देते हैं। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? सी, सोडियम आयोडाइड। देन क्वेश्चन नंबर 19, रिएक्शन दिया गया है हमें डिकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड का और पूछा गया है कि इसका ऑर्डर क्या है। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एक्सपेरिमेंटली फाइंड आउट किया जाता है। तो डिफरेंट बुक्स में डिकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड को फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन बताया गया है। तो उसका करेक्ट ऑप्शन होगा बी, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ओके, सो ये बेसिकली पुरानी ही स्लाइड है, तो इसमें 11 का ऑप्शन हो जाएगा ए, देन 13 का ऑप्शन था सी, देन 16 का करेक्ट ऑप्शन था बी, 17 ए, 18 सी, 19 बी। ओके, देन नेक्स्ट, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 20। हमें एक कंपाउंड दिया गया, हमें एक ये कंपाउंड दिया गया है और पूछा गया है कि ये कंपाउंड क्या है। अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, साइक्लोपेंटेन है, अल्केन है, अल्काइन है, क्या है? तो सिंपली हम और कुछ नहीं करेंगे, हम सिंपली इसमें देखेंगे, इसको थोड़ा खोल के लिखेंगे। कंपाउंड आपको क्या दिया हुआ है? CH3, CH, देन CH, देन CH2, देन CH3। अगर तो हम इसको थोड़ा ओपन करके लिखें तो हम यहाँ पे क्या हो जाएगा? CH3, देन यहाँ पे 1 CH, देन CH, देन CH2, देन CH3। अब इसकी वैलेंसी अगर हम फिल करें तो यहाँ पे तो नंबर ऑफ बॉन्ड्स पूरे हैं, यहाँ पे भी पूरे हैं, तो यहाँ पे 1 2 3, तो ये हो जाएगा 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो अब इनकी वैलेंसी भी कंप्लीट है और क्योंकि डबल बॉन्ड आ गया तो ये क्या हो जाएगा? अनसेचुरेटेड हाइड्रो। ये साइक्लोपेंटेन नहीं है, क्योंकि साइक्लोपेंटेन अगर होता तो यहाँ पे CH3 और यहाँ पे CH3 नहीं होता। अल्केन नहीं है क्योंकि यहाँ पे वैलेंसी उसकी फुलफिल नहीं हो रही। अल्काइन नहीं है क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड नहीं है। तो इसको सिंपली हम ये कहेंगे कि इसका क्या है? ये अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 21। A radioactive isotope decays at such rate that after 192 minutes only 1/16 of the original amount remains. Its half-life is. अब यहाँ पे ये प्रॉब्लम है, बेसिकली यहाँ पे पूछा ये जा रहा है कि एक रेडियोएक्टिव आइसोटोप है जो कि डीके हो रहा है, इस रेट पे हो रहा है कि 192 मिनट्स के बाद इसकी जो अमाउंट बची है वो 1/16 बची है एज कम्पेयर टू ओरिजिनल अमाउंट। ओरिजिनल अमाउंट का 1/16 पार्ट बाकी बचा है आफ्टर 192 मिनट्स। तो हमें बताना है कि इसकी हाफ लाइफ कितनी होगी। तो हाफ लाइफ के लिए इसकी अमाउंट कितनी बचनी चाहिए? 1/2 बचनी चाहिए ऑफ द ओरिजिनल प्रोडक्ट। तो हम सबसे पहले ये देखेंगे कि ये कितनी हाफ लाइफ के बराबर होगा 1/16। तो ये हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? ये हम देखेंगे 1/16 इज इक्वल्स टू कितनी हाफ लाइफ के बराबर होगा? तो 1/2 एंड पावर में n। हमें यहाँ पे क्या चीज फाइंड आउट करनी है? n। n क्या है? नंबर ऑफ हाफ लाइफ। कितनी हाफ लाइफ के बाद 1/16 अमाउंट बची है? तो इसको फाइंड आउट करने का क्या तरीका है? 1/2 पावर n करेंगे। n हमें यहाँ कैलकुलेट करना है। तो अगर हम 1/2 को यहाँ पे 4 रखेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 1/16। इट मीन्स नंबर ऑफ हाफ लाइफ इज इक्वल्स टू 4।
तो 192 मिनट्स कितनी हाफ लाइफ के बराबर है? 4 हाफ लाइफ के बराबर है। तो हमें एक हाफ लाइफ का बताना है कि एक हाफ लाइफ कितनी होगी। तो सिंपली हम क्या करेंगे, 192 को डिवाइड करेंगे 4 से और हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 48 मिनट्स। तो यहाँ पे हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा 48। तो क्वेश्चन नंबर 20 का करेक्ट ऑप्शन ए, 21 का 48 मिनट सी। देन 23 सेम क्वेश्चन है, थोड़ा घुमा फिरा के दिया हुआ है, उसी से रिलेटेड है, पीछे करके आए हैं हम कि ऑक्सीडेशन ऑफ ब्लैंक प्रोड्यूसेस एसीटोन। इन ऑप्शंस में से किसकी ऑक्सीडेशन हम करवाएंगे तो वो एसीटोन प्रोड्यूस करेगा। तो अभी प्रीवियस स्लाइड्स में मैंने आपको बताया कि जब हम प्राइमरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन करवाते हैं तो वो कन्वर्ट होता है एल्डिहाइड में, देन कार्बोक्सिलिक एसिड में। और सेकेंडरी अल्कोहल की जब हम ऑक्सीडेशन करवाएंगे तो वो पहले कन्वर्ट होगा कीटोन में, देन वो कन्वर्ट होगा कार्बोक्सिलिक एसिड में। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि एसीटोन कौन सी चीज बनाएगी ऑक्सीडेशन पे, तो वो सेकेंडरी अल्कोहल जो है वो कीटोन बनाएगा। और सेकेंडरी अल्कोहल में जो 2 प्रोपेनॉल है, CH3C CH3OH, 2 प्रोपेनॉल, इसकी जब हम ऑक्सीडेशन करवाएंगे तो ये हमें क्या प्रोड्यूस करके देगा, एसीटोन। तो इसका करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे क्या होगा, 2 प्रोपेनॉल, क्योंकि जो सेकेंडरी अल्कोहल होते हैं उनकी जब हम ऑक्सीडेशन करवाते हैं तो वो कीटोन बनाते हैं। अब यहाँ पे ऑप्शंस में से जो सबसे करेक्ट लग रहा है 1 प्रोपेनॉल तो नहीं होगा क्योंकि वो प्राइमरी अल्कोहल होगा, प्राइमरी अल्कोहल कीटोन नहीं बनाता। प्रोपायोनिक एसिड नहीं होगा, एसिटिक एसिड नहीं होगा। तो जो ए ऑप्शन है इसमें थोड़ी सी टाइपिंग एरर है, यहाँ पे प्रोपेनल दिया हुआ है जो कि मिस्टेक है, यहाँ पे होना चाहिए क्या, 2 प्रोपेनॉल। तो यहाँ पे उस टाइपिंग एरर को अगर हम कंसिडर ना करें तो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा ए, 2 प्रोपेनॉल। अगर तो इसको हम टाइपिंग एरर कंसिडर करते हैं तो ए होगा, अगर तो हम इसको टाइपिंग एरर कंसिडर नहीं करते तो नन ऑफ दीज होगा, क्योंकि 2 प्रोपेनॉल जो है वो एसीटोन प्रोड्यूस करता है ऑक्सीडेशन पे। ओके, so the next question is also related to problem 24. Assuming the air is approximately 80% nitrogen and 20% oxygen by volume, which of the following is closest to the density at 0 degree and 1 atmosphere? अब यहाँ कहा गया है कि एयर जो है, एयर में तकरीबन 80% नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है, 20% ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है बाय वॉल्यूम। तो अगर हम इसकी डेंसिटी निकालें, टेम्परेचर को हम 0 डिग्री पे रखें और एटमॉस्फेयर हम 1 एटमॉस्फेयर रखें, तो इसकी डेंसिटी ऑलमोस्ट किसके करीब आएगी। तो ये बेसिकली हमें प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, तो इसके लिए मुझे पेज चाहिए होगा। सो देखते हैं हम इसकी कैलकुलेशन। सो यहाँ पे हमारे पास है एयर में 80% नाइट्रोजन एंड 20% ऑक्सीजन, डेंसिटी निकालनी है हमें, ठीक है। हमें फाइंड आउट क्या करना है, डेंसिटी फाइंड आउट करनी है। हमें गिवन क्या है, टेम्परेचर गिवन है 0 डिग्री, जिसको हम 273 केल्विन लिखेंगे, और प्रेशर हम क्या लिखेंगे, 1 एटमॉस्फेयर, ये हमें गिवन है। अब हम फार्मूला क्या लगाएंगे, आइडियल गैस इक्वेशन में से ही जो डेंसिटी का फार्मूला निकलता है, D is equals to PM upon RT। अब यहाँ पे प्रेशर हमें मिला हुआ है, R की वैल्यू हमें पता है, आइडियल गैस कांस्टेंट 0.0821, टेम्परेचर हमें गिवन है। अब डेंसिटी निकालने के लिए हमें मास रिक्वायर्ड है। अब एयर का मास हमें नहीं बताया गया, लेकिन ये कहा गया है कि एयर के अंदर क्या चीजें प्रेजेंट हैं। एयर के अंदर एक तो नाइट्रोजन है, दूसरा क्या है, ऑक्सीजन है। लेकिन 100% नाइट्रोजन 100% ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं है। अगर हम नाइट्रोजन का मास देखें तो ये क्या हो जाएगा, 28 ग्राम, और अगर हम ऑक्सीजन का मास देखें तो ये हो जाएगा 32 ग्राम। लेकिन ये 100% नाइट्रोजन का मास है, ये 100% ऑक्सीजन का मास है। हमें ये कहा गया है कि एयर के अंदर 80% नाइट्रोजन है
तो 80% नाइट्रोजन का मास हम कैसे निकालेंगे? इसका जो मास है 28, उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 80% से, जो हो जाएगा 0.8। तो इसका हमारे पास आंसर होगा 22.4। देन ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन कितना है? 20% ऑक्सीजन है। 100% ऑक्सीजन का मास होगा 32 इंटू 20% इंटू 0.2, हमारे पास आंसर आएगा 6.4। अब इन दोनों को हम प्लस करेंगे तो हमारे पास जो एयर का मास आ जाएगा वो आ जाएगा 28.8 ग्राम। क्योंकि अगर तो हमें ये कहा जाता कि एयर के अंदर नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो हम उनका 100% मास लिखते हैं, लेकिन यहाँ पे ये कहा गया है कि नाइट्रोजन 80% है, ऑक्सीजन 20% है। तो हमने नाइट्रोजन के मास का 80% निकाला, वो हो गया 22.4। ऑक्सीजन के मास का 20% 6.4। दोनों को प्लस करेंगे हमें मिल जाएगा एयर का एवरेज मॉलिक्यूलर मास। अब सारी चीजों को हम यहाँ पे पुटअप करेंगे फॉर्मूला में, तो क्या हो जाएगा? D इज इक्वल टू प्रेशर कितना है 1 इंटू मॉलिक्यूलर मास क्या हो जाएगा 28.8 डिवाइडेड बाय R। आइडियल गैस कांस्टेंट की वैल्यू क्या होती है? 0.0821 इंटू टेम्परेचर हमें क्या गिवन है 273। तो यहाँ पे कैलकुलेशन के बाद हमारे पास आंसर आएगा 1.302 ग्राम्स पर लीटर। अब यहाँ पे ये पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज क्लोजेस्ट, तो हमारा जो आंसर निकला है 1.3 इसके क्लोजेस्ट क्या है? 0.01 इसके क्लोजेस्ट नहीं है, 0.1 इसके क्लोजेस्ट नहीं है, 10 तो बहुत दूर हो जाएगा। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? 1 ग्राम पर लीटर, जो कि 1.3 के क्लोजेस्ट है। तो करेक्ट ऑप्शन इज सी, 1 ग्राम पर लीटर। देन क्वेश्चन नंबर 25 बेसिकली थर्मोडायनेमिक्स से है। इसमें कहा गया है कि a salt spontaneously crystallizes out of a supersaturated solution on standing or on addition of a seed crystal. Which of the following is true for the thermodynamic quantities of the system for the process? अब यहाँ पे बेसिकली सिर्फ ये पूछा जा रहा है कि थर्मोडायनेमिक क्वांटिटीज को क्या होंगी। अब क्वेश्चन क्या है? वो ये कह रहा है कि एक सुपर सेचुरेटेड सॉल्यूशन है जिसमें से स्पॉन्टेनियसली क्या हो गया? क्रिस्टल्स निकल कर आ गए। क्रिस्टल्स जो है, सॉल्ट जो है वो क्रिस्टलाइज आउट हो गया, तो उसकी थर्मोडायनेमिक क्वांटिटीज क्या होंगी? तो अगर तो हम एंट्रोपी को देखें डेल्टा एस को, तो पहले क्या था? पहले लिक्विड फॉर्म में था सॉल्यूशन, उसमें से क्रिस्टल्स बनना स्टार्ट हुए, तो लिक्विड में एंट्रोपी ज्यादा होती है, और जैसे ही क्रिस्टल्स बने तो एक ऑर्डर्ड स्टेट में आ जाएगा आपका सिस्टम, एंट्रोपी डिक्रीज हो जाएगी, एंट्रोपी क्या हो जाएगी? डेल्टा एस हो जाएगा लेस देन 0। देन अगर हम हीट की बात करें तो जो क्रिस्टलाइजेशन का जो प्रोसेस होता है वो एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है। जैसे ही सुपर सेचुरेटेड सॉल्यूशन में से क्रिस्टल्स निकलेंगे, प्रोड्यूस होंगे, तो आपकी जो हीट है वो रिलीज होगी। इट मींस डेल्टा एच आपकी नेगेटिव में होगी, तो डेल्टा एच भी क्या हो जाएगा? लेस देन 0। देन अब अगर हम गिब्स फ्री एनर्जी की बात करें डेल्टा जी, तो वो भी हो जाएगी लेस देन 0, क्योंकि स्टार्टिंग में बताया गया है कि स्पॉन्टेनियस प्रोसेस हुआ है। तो हमें पता है कि जब स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होता है तो डेल्टा जी की वैल्यू लेस देन 0 होती है, नॉन स्पॉन्टेनियस में ग्रेटर देन 0, और इक्विलिब्रियम में अगर होता है तो इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे इस सिस्टम के हमारे पास जो थर्मोडायनेमिक क्वांटिटीज होंगी वो ये होंगी, डेल्टा एस विल बी लेस देन 0, डेल्टा एच विल बी लेस देन 0, डेल्टा जी विल बी लेस देन 0। अब यहाँ पे अगर हम ऑप्शंस देखें ए बी सी एंड डी, तो इसमें से कोई भी ऑप्शन करेक्ट नहीं है। हो सकता है कि एक टाइपिंग मिस्टेक हो जिसमें इस वाली साइन को इस वाली साइन से जो है वो हो गई होगी, टाइपिंग एरर हो गई होगी। तो अगर हम क्वेश्चन ए और बी सी एंड डी में देखें तो क्वेश्चन सी एंड डी तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि डेल्टा एस यहाँ पे ग्रेटर देन 0 कहा गया है, डेल्टा एस तो होगा लेस देन 0। अब इसके साथ डेल्टा एच भी 0 होना चाहिए, डेल्टा जी भी 0 होना चाहिए, जो कि इन चारों ऑप्शंस में से कहीं भी
ऐसा नहीं लिखा हुआ। तो इस क्वेश्चन में एरर है जो कि आई थिंक की में रेक्टिफाई हो जाएगा। लेकिन इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ये होगा कि थर्मोडायनेमिक क्वांटिटीज जो होंगी, एंट्रोपी भी लेस देन 0 होगी, डेल्टा एच भी लेस देन 0 होगा, डेल्टा जी भी लेस देन 0 होगा। देन हमारी सब्जेक्ट का क्वेश्चन है 27। A compound containing two halogen atoms on two adjacent carbon atoms are called as। तो हमें पता है कि अगर तो हमारे पास कोई ऐसा कंपाउंड है जिसमें दो एडजेसेंट कार्बन एटम्स हैं और इनके ऊपर हेलोजन लगा हुआ है दोनों के ऊपर, तो ये हो जाएगा विसिनल डाइहेलाइड। इसको हम क्या कहते हैं? इसको कहते हैं विसिनल डाइहेलाइड। और अगर तो सेम कार्बन एटम पे दो हेलोजन एटम लगे हुए हैं, उसको हम जेमिनल कहते हैं। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ए विसिनल डाइहेलाइड। ऐसा कंपाउंड जिसमें दो एडजेसेंट कार्बन एटम्स के ऊपर दो हेलोजेंस लगे हुए हों, उसको हम कहते हैं विसिनल। अगर तो ये दो अल्कोहल लगे हुए होते दो एडजेसेंट कार्बन एटम में, हम कहते हैं विसिनल डाइओल्स। लेकिन अगर सेम कार्बन एटम पे लगा हुआ है तो वो जेमिनल हो जाएगा। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन 29। Identify instrumental method that does not rely on radiation of sample with electromagnetic radiation। अब यहाँ पे जो ऑप्शंस हमें दिए गए हैं इसमें से बताना है कि कौन से मेथड में हम सैंपल के ऊपर सैंपल की इंटरेक्शन नहीं करवाते इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से। तो जो क्रोमेटोग्राफी में हम सैंपल की जो है सैंपल को हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के साथ इंटरेक्ट नहीं करवाते। बाकी IR, एक्सरे, NMR ऑल आर द टाइप्स ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो यहाँ पे हमारे पास करेक्ट ऑप्शन होगा डी, गैस क्रोमेटोग्राफी। इसमें सैंपल हमारा रिलाय नहीं करता ऑन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। देन क्वेश्चन नंबर 30। So the next question is question number 30. Which of the following is not an isomer of C6H14? नीचे दिए गए ऑप्शंस में से कौन सा ऐसा है जो कि C6H14 का आइसोमर नहीं है? तो A, B, C एंड D ऑप्शंस में से हम देखेंगे कि किसका मॉलिक्यूलर फार्मूला C6H14 से मैच नहीं कर रहा। तो जो ऑप्शन सी है इसका जो मॉलिक्यूलर फार्मूला आ रहा है C5H12। तो ये जो है इसका आइसोमर नहीं होगा। इसका अगर हम देखें तो यही इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला निकल रहा है। इसका भी C6H14 आ रहा है मॉलिक्यूलर फार्मूला, डी का भी मॉलिक्यूलर फार्मूला C6H14। तो यहाँ पे कौन सा आइसोमर नहीं है? तो करेक्ट ऑप्शन है सी। देन नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 31। If speed of gas molecules increases by twice on heating, what will be their kinetic energy? अब काइनेटिक एनर्जी का पूछा जा रहा है बेसिकली कि अगर स्पीड ऑफ गैस मॉलिक्यूल, अगर हम हीट दे रहे हैं, हीट इंक्रीज करने से क्या हो रहा है? मॉलिक्यूल्स की स्पीड 2 टाइम्स बढ़ रही है। तो हीट इंक्रीज होने से मॉलिक्यूल की स्पीड 2 टाइम्स बढ़ रही है, तो उसका काइनेटिक एनर्जी पे क्या फर्क होगा? काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? इंक्रीज होगी, डिक्रीज होगी, सेम रहेगी, क्या होगा? तो काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला इज इक्वल्स टू हाफ mv²। अगर हम देखें तो काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द स्पीड। काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v²। तो स्पीड कितनी बढ़ रही है? ट्वाइस। तो 2 का स्क्वायर क्या होगा? 4। इट मींस अगर तो हम स्पीड 2 टाइम्स बढ़ा रहे हैं तो काइनेटिक एनर्जी 4 टाइम्स इंक्रीज होगी, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ स्पीड। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा बी, इंक्रीजेस बाय 4 टाइम्स। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन 33। द ब्लैंक फ़ारेनहाइट करस्पॉन्ड्स टू 0 केल्विन। अब यहाँ पे बेसिकली ये पूछ रहा है कि 0 केल्विन को अगर हम फ़ारेनहाइट में देखें
तो ये कितने फ़ारेनहाइट के इक्वल होगा? तो हम सिंपली यहाँ पे क्या करेंगे, क्योंकि केल्विन और फ़ारेनहाइट का डायरेक्ट कोई रिलेशनशिप है नहीं, तो 0 केल्विन हमें पता है कि कितने सेल्सियस के बराबर होगा। 0 केल्विन इज इक्वल्स टू -273 सेल्सियस। तो अब हम इसको कन्वर्ट करेंगे फ़ारेनहाइट में किस फार्मूला से? F इज इक्वल्स टू 9/5 इंटू सेल्सियस प्लस 32। तो यहाँ पे हम क्या रखेंगे, 9/5 सेंटीग्रेड हमारे पास कितना है, -273, देन स्क्वायर ब्रैकेट आ जाएगा, देन 32। इस पूरे को जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा -459.4। तो यहाँ ऑप्शंस में हमारे पास जो फर्स्ट ऑप्शन है -459 फ़ारेनहाइट, तो 0 केल्विन बेसिकली -459 फ़ारेनहाइट के इक्वल होगा। Then next question number 35. The 10 ml of chlorine gas at STP has volume of, अब यहाँ पे ml नहीं है, मिस्टेक है, यहाँ पे मोल होगा, ml नहीं होगा। और यहाँ पे वही रिलेशनशिप लगेगा कि 1 mole of any gas at STP occupies a volume of 22.4 decimeter cube या 22.4 लीटर। डेसीमीटर क्यूब इज इक्वल्स टू लीटर। अब 1 मोल किसी भी गैस का 22.4 लीटर वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा। यहाँ पे कह रहा है कि क्लोरीन गैस का 10 मोल एसटीपी पे कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा। तो कोई भी गैस हो उसका 1 मोल 22.4 ऑक्यूपाई करेगा, तो 10 मोल कितना करेगा, 22.4 इंटू 10। तो आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास, 224. So 10 mole of chlorine gas at STP will have the volume of 224 liter. Okay? यहाँ पे मोल की जगह पे ml लिखा हुआ है, मिस्टेक है। Then 36, what is the law of zero order reaction? तो जो स्टेटमेंट में से जो करेक्ट है जीरो ऑर्डर का, वो है B. This one is the correct answer. Okay? देन नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 37। ये भी प्रॉब्लम है एब्जॉर्बेंस का, बियर-लैम्बर्ट्स लॉ का। यहाँ पे हमें एब्जॉर्बेंस दी गई है 0.12, पाथ लेंथ दिया गया है 2 सेंटीमीटर, एब्जॉर्प्टिविटी की वैल्यू बताई गई है, हमें कंसंट्रेशन फाइंड आउट करनी है। तो गिवन क्या है, हमें एब्जॉर्बेंस गिवन है 0.12, एब्जॉर्बेंस का कोई यूनिट नहीं होता। पाथ लेंथ गिवन है b 2 सेंटीमीटर, और हमें क्या गिवन है, एब्जॉर्प्टिविटी 2 लीटर सेंटीमीटर इनवर्स ग्राम। sorry, my pen is not working properly. यहाँ पे सेंटीमीटर इनवर्स एंड ग्राम इनवर्स है। ओके, तो हमें यहाँ पे फाइंड आउट क्या करना है, कंसंट्रेशन फाइंड आउट करनी है। हम सिंपली बेयर्स लॉ यूज करेंगे, A इज इक्वल्स टू EBC। यहाँ पे A, E एंड B हमें गिवन है, C इज इक्वल्स टू A अपॉन EB। तो ये क्या हो जाएगा, A हमारे पास है 0.12, देन E हमें गिवन है 2। यहाँ पे हम अगर यूनिट्स को लिखें, क्योंकि हमें ऑप्शंस में यूनिट में कंफ्यूज किया गया है, सेंटीमीटर इनवर्स ग्राम इनवर्स, इनटू बी होगा 2 सेंटीमीटर। तो इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो ये इसका आंसर जो हमारे पास आएगा वो आएगा 0.05। ठीक, इस पूरे को कैलकुलेट करने से आंसर आएगा 0.05 नहीं, 0.03। ओके, देन यूनिट अगर हम देखें तो ऊपर तो यूनिट है नहीं, सेंटीमीटर इनवर्स एंड सेंटीमीटर आपस में जो है वो कट आउट हो जाएंगे। बाकी बचा क्या हमारे पास, लीटर एंड ग्राम इनवर्स, तो ग्राम पर लीटर हो जाएगा ये। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास, 0.03 ग्राम्स पर लीटर। ए इज द करेक्ट ऑप्शन। Okay, then the next question is question number 38. Grignard reagent gives carboxylic acid with
गिरगिनार्ड रिएजेंट नीचे दिए गए ऑप्शन में से किसके साथ रिएक्ट करेगा तो कार्बोक्सिलिक एसिड बनाएगा। तो हमें पता है कि गिरगिनार्ड रिएजेंट RMgX जब कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है तो ये क्या बनाता है, कार्बोक्सिलिक एसिड बनाता है। तो उसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ए कार्बन डाइऑक्साइड। देन नेक्स्ट इज 41 okay, then question number 41 dash is used for isolation of electromagnetic radiation of specific wavelength। अब नीचे दिए गए ऑप्शंस में से कौन सा जो ऑब्जेक्ट है वो हम यूज करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को सेपरेट करके पर्टिकुलर स्पेसिफिक वेवलेंथ को आइसोलेट करने के लिए कौन सा यूज होता है, तो वो मोनोक्रोमीटर हम यूज करते हैं। स्पेक्ट्रोस्कोपी वगैरह में हम मोनोक्रोमीटर यूज करते हैं, उसमें से हम जो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को पास करवाएंगे वो किसी एक स्पेसिफिक वेवलेंथ को सिलेक्ट करके देता है। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या होगा, सी मोनोक्रोमीटर। स्पेक्ट्रम जो है वो तो रिजल्ट होता है, फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब इज अ डिटेक्टर, हॉलो कैथोड लैंप आइसोलेट नहीं करता। तो यहाँ पे हमारे पास करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, सी मोनोक्रोमीटर। देन क्वेश्चन नंबर 44, यहाँ पे यूनिट पूछा गया है हमसे, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का रिएक्शन दिया गया है ये। अब इस रिएक्शन का अगर हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालें तो वो हो जाएगा K इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट होगा। तो प्रोडक्ट में एक हमारे पास है एसीटेट आयन, दूसरा हमारे पास है हाइड्रोजन आयन। ओके, इसको हम डिवाइड करेंगे रिएक्टेंट से, CH3 सॉरी ये यहाँ पे नहीं होगा, ये अंदर होगा, CH3COOH। तो यहाँ पे अगर इसका यूनिट हम देखें तो मोलर इनटू मोलर अपॉन मोलर, ठीक है। तो ये मोलर एंड मोलर आपस में कैंसिल हो जाएगा, एक मोलर बचा और ये किसके इक्वल होगा, मोल्स पर लीटर के इक्वल होगा। तो मोल्स लीटर इनवर्स ए इज द करेक्ट ऑप्शन। Okay. Then next question is question number 46. Easy है. Which of the following standard deviation exhibits poorest precision? Standard deviation की values दी गई हैं हमें और ये पूछा गया है कि कौन सी standard deviation की value बिल्कुल poor precision show कर रही है। तो जितनी पुअर प्रिसिशन होगी उतनी स्टैंडर्ड डिविएशन की वैल्यू हमारे पास ज्यादा आती है। स्टैंडर्ड डिविएशन की वैल्यू जितनी कम होगी इट मींस उतनी अच्छी प्रिसिशन होगी। तो ये दोनों का आपस में क्या है, इनवर्स रिलेशनशिप है। तो अगर हम ऑप्शन डी को देखें 25, तो 25 अगर स्टैंडर्ड डिविएशन की वैल्यू आ रही है तो ये बहुत बड़ी अमाउंट है। इट मींस पुअर, इसकी जो प्रिसिशन है वो बिल्कुल ही पुअर है। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या होगा हमारे पास, डी 25। देन क्वेश्चन नंबर 47 को देखते हैं। The separation of ions in mass spectrometer is fully determined by mass spectroscopy में जो सेपरेशन होती है वो किस बेसिस पे होती है, तो वो हमें पता है कि मास टू चार्ज रेशियो ऑफ आयंस के बेसिस पे होती है। तो करेक्ट ऑप्शन होगा डी, मास टू चार्ज रेशियो ऑफ आयंस। देन क्वेश्चन नंबर 48 थोड़ा ट्रिकी है, ट्रिकी तो नहीं है वैसे, पता होना चाहिए आपको। यहाँ पे कहा गया है कि हाइड्रोलाइसिस ऑफ बेंजीन ट्राइओजोनाइड विल यील्ड 3 मोल्स ऑफ व्हाट। ये कह रहा है कि जब बेंजीन ट्राइओजोनाइड की हम हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो वो किस चीज के 3 मोल्स बनाएगा। तो सबसे पहले तो हमें देखना चाहिए कि बेंजीन ट्राइओजोनाइड है क्या। तो ये मैंने थोड़ी सी कोशिश की है। बेसिकली होता क्या है, जब बेंजीन की ओजोनोलाइसिस होती है तो बेंजीन ट्राइओजोनाइड बनता है। ये बेंजीन ट्राइओजोनाइड की स्ट्रक्चर है। इसमें हुआ क्या, ये आपका था बेंजीन की रिंग थी, ठीक है, 3 डबल बॉन्ड थे। तो जहां जहां डबल बॉन्ड थे, एक यहाँ था, एक यहाँ था, एक यहाँ था, वहां वहां ओजोन के मॉलिक्यूल ने अटैक किया और क्या बनाया, ट्राइओजोनाइड। अब इस बेंजीन ट्राइओजोनाइड की जब हम हाइड्रोलाइसिस कराएंगे तो क्या होगा, ये स्ट्रक्चर टूटेगी क्योंकि ये स्ट्रक्चर क्या है, इंटरमीडिएट है, अनस्टेबल है। अब ये कहाँ से टूटेगी, एक चीज ये अलग होगी, ओके, देन दूसरी ये चीज अलग होगी, तीसरी ये चीज अलग होगी। अब इसको थोड़ा हम देखें तो ये क्या चीज है, ये है सी सी ओ
O, यहाँ पे H, यहाँ पे H। अब अपनी वैलेंसी सेटिस्फाई करने के लिए यहाँ भी डबल बॉन्ड बनाएगा, यहाँ भी डबल बॉन्ड बनाएगा, तो ये क्या है बेसिकली, ये है ग्लाइऑक्सल। अब बेंजीन ट्राइओजोनाइड में से 3 ग्लाइऑक्सल निकलेंगे, तो ये बेसिकली क्या करेगा, 3 मोल्स ऑफ ग्लाइऑक्सल प्रोड्यूस करेगा। ओके, देन नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन। वीडियो भी हमारी बहुत लंबी हो गई है, तो जल्दी जल्दी कर लेते हैं। विच क्वेश्चन नंबर 50, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ गैस क्रोमेटोग्राफी डिटेक्टर। इनमें से कौन सा है जो गैस क्रोमेटोग्राफी में एज अ डिटेक्टर यूज होता है, तो वो FID, फ्लेम आयोनाइजेशन डिटेक्टर जो है वो गैस क्रोमेटोग्राफी में यूज होता है, तो उसका करेक्ट ऑप्शन होगा डी। थैंक यू वेरी मच। आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो समझ में कॉन्सेप्ट्स आ गए होंगे। अगर तो कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, फॉलो कीजिएगा और अपने फ्रेंड सर्कल में भी शेयर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।